देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा अच्छा, देखो हम लोग एनवीटी का जितना भी मतलब जो भी हमें पता करना होता है फॉर्मूला वगैरह कंसेप्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर हम लोग 4C से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, ये देखो हम लोगों ने 35 तक सिंकिंग फंड तक कर लिया था। उसके बाद कुछ लीज का है, उसका इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो करना जरूरी नहीं है। अभी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 4C, एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, देखो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000 फॉर 15 years एट 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर तो क्लियरली बता दिया है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा अगर एन्युटी बेसिस पे 3000 15 साल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जमा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 3000 3000 3000 इस तरह से 15 साल के लिए हम लोग जमा करते जाएंगे। 4.5% अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट पे हर साल, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब 3000 करके जो हम लोग डिपॉजिट करें उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। ये देखो मैंने लास्ट दिन जो लिखवा दिया था ना, वो सारा हमारा भी काम आएगा। ये देखो प्रेजेंट वैल्यू जो है, यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ लिखवाया था मैंने, वो शायद दूसरे पेज में, ये देखो यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरे पेज में चला गया, मतलब दूसरे वाले जैम बोर्ड में चला गया। तुम लोग के पास तो लिखा हुआ होगा, चेक करके देख सकते हो। यही वाला मैंने लिखवाया है, 1/1 + i होल टू दी पावर n। एन्युटी क्या बोला है, देखो एन्युटी बोला है 3000, ठीक है। एन्युटी बोला है 3000, आई मतलब इंटरेस्ट रेट 4.5% कंपाउंड पर एनम, तो 4.5%, 1 - 1 / 1 + 4.5% होल टू दी पावर n। n मतलब कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। इसका वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो है, हम लोग के पास जो कैलकुलेटर रहता है उससे करो, उससे जल्दी होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक बार में करेंगे, लेकिन तुम लोग के पास जो कैलकुलेटर है ना, नॉर्मल जो कैलकुलेटर होता है उससे करोगे तो जल्दी होगा। यहाँ पर देखो हम ऐसे करना है, तुम लोग को भी यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले हम लोग ये वाला लेंगे, 4.5 ÷ 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें ये वैल्यू मिल जाएगा +1। ये कैलकुलेटर पे तुम लोग को भी करना है, इंटू 15 टाइम्स, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब हमें करना है 1 / ये वाला वैल्यू। तो इस वैल्यू को करो मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी प्लस करना है। फिर 1 / मेमोरी रिकॉल करना है, तो यही वाला वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल करना है तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू मिल गया, फिर होगा -1। तो यहाँ पर कर लेते हैं -1। आंसर माइनस में आ रहा है क्योंकि मैंने बाद में -1 लिखा है, जबकि 1 माइनस होता है। तो ये प्लस माइनस दिख रहा है, ये तुम लोग के कैलकुलेटर पे भी होगा, उसको यूज करके इसे प्लस माइनस को सही कर लो। फिर इंटू 3000, जो भी वैल्यू आया इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 4.5%, 4.5% लगाना है, तो ये यूज कर रहे हैं हम इक्वल। ये देखो 32,218, तो कैलकुलेटर पे इस तरह से करोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू दिख जाएगा 32,218। तो ये तो नहीं होगा आंसर, 32,218 है, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस है, 32,214 है। तो हमें कौन सा आंसर लेना चाहिए, एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले मेरा जो आया है वो लिख लेते हैं 32,218, ये मेरा आंसर आया है। अभी करना क्या है, देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा। जो हम लोग का नियरेस्ट वैल्यू है वो होता है, एकदम नियरेस्ट वैल्यू नहीं होगा तब नन ऑफ दिस। हमें एग्जैक्ट आंसर भी मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए ये देखो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगा उसमें। ये देखो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, +1 करोगे, इंटू 15 टाइम्स करोगे, तो सॉरी 1.045 इंटू 15 टाइम्स अगर करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर वैल्यू जो आया ना 1.9352। अगर हम लोग 4 डिजिट तक लेते हैं, मतलब 1.9353, ठीक है, तो आ जाएगा। आई होप आ जाएगा। हम एक बार दिखा देते हैं, चेक कर लेते हैं ऐसा होगा या नहीं होगा।
तो यहाँ पर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.9, ये देख के लिखते हैं 9352, 3 5 और फोर्थ डिजिट है 2, उसके बाद 8 है तो इसको 3 कर लो, ठीक है, इसको 3 कर लो। और यहाँ पर जो बचा हुआ है 3000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 4.5%, ठीक है, तो 4.5% तो ये आंसर आ रहा है कुछ इस तरह से 66 पॉइंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, 66,666 पॉइंट इस तरह से आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कैसे हमारा आंसर टैली होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.9353 जितना भी आंसर आया -1, ठीक है, इंटू 3000 डायरेक्टली कर लेते हैं, इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 4.5%। देखते हैं कि आंसर कितना हमारा सही आता है। 32,280 नहीं आ रहा है, चलो मेरा तो 80 नहीं आ रहा है और वैसे खास मुझे कुछ चेंजेस नहीं दिखा, ठीक है, फोर्थ डिजिट तक लेने पे। लेकिन क्या है, ये राउंड अप के लिए आ रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टाइम वैल्यू बनी पूरे चैप्टर में, नियरेस्ट आंसर में ऑप्शन में टिक करना है, ठीक है, एकदम नियरेस्ट वाला नहीं होगा तभी नन ऑफ दिस हमें करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह से करने से हो सकता है ये मुझे 3 के जगह अगर हम 2 ले लेते तो शायद हो जाता, ठीक है। अब कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता कि कितना लेने से होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैंने एक बार ट्राई किया, तो तुम लोग क्या करोगे, जो नियरेस्ट आंसर होगा वही वाला आंसर टिक करोगे, ठीक है, इस तरह से हमें करना है। तो अभी देखो समझ में आ जाएगा, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से आंसर दे रहे हैं। फिर बोल रहे थे अमाउंट ऑफ एन एनुइटी सर्टेन ऑफ 150, एनुइटी का वैल्यू है 150 फॉर 12 इयर्स, ठीक है। तो एनुइटी मतलब ए होता है, ए है 150, ठीक है, एन मतलब टाइम होता है, टाइम बोल रहा है कि 12 इयर्स है। अब बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट है 3.5%, आई है 3.5%, ठीक है। हमें बोला है द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा अगर एन्युटी बेसिस पे हम लोग 150 रुपीज 12 साल के लिए 3.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे डिपॉजिट करते जाएंगे। अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, ए ऐसे 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। और हम लोग का फ्यूचर वैल्यू मतलब एन्युटी रेगुलर भी था और एन्युटी हम लोगों का ड्यू भी था। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा एन्युटी रेगुलर का ये फॉर्मूला होता है जहां पर हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग का एन्युटी जो है वो पीरियड के एंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जस्ट देख देख के हमें वैल्यूज पुट करने हैं। ये हो गया 150, 3.5% होल टू दी पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3.5%। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पहले यहाँ से ना मेमोरी वगैरह हटा देते हैं क्योंकि पता नहीं यहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगा। अच्छा यहाँ पर देखो 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये वैल्यू आ गया इंटू 12 टाइम्स, तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 जितना भी आ रहा है डिवाइडेड बाई 3.5%, परसेंटेज का यूज कर लेते हैं, ये आंसर आ रहा है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आंसर के बाद इंटू 150, तो इंटू 150 चेक करते हैं कितना आ रहा है, 2190, ठीक है, इस तरह से आ रहा है। हम लिख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है, 2190.29। ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा हमारा नियरेस्ट आंसर है। 2190 यहाँ दिख रहा है, ये देखो 2190 दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और ये दोनों में अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो नियरेस्ट आंसर है हम लोग के पास 2190.28, ये तो काफी नियरेस्ट है। देखो यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज लेके किए फिर भी हमारा आंसर काफी टैली कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वो 4 डिजिट इतना सब झमेला लेने का जरूरत नहीं, पूरा जो भी डिजिट आता है कैलकुलेटर में करते जाओ, नियरेस्ट आंसर टिक कर देना, ठीक है। तो 2190.29 आ रहा है जबकि आंसर 28 कर रखा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इतने से डिफरेंस के लिए हम लोग नन ऑफ दिस पे टिक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2 का ए आंसर हो जाएगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है, ए लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। एक लोन लिया गया है 10,000 रुपए का जिसको 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करना है। द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट
टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा है कि एक एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना होगा अगर इंटरेस्ट 4% करके भरना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है यानी कि ईएमआई, क्योंकि मंथली नॉर्मली हम लोग देते हैं तो उसे ईएमआई बोलते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई भी सुने होंगे, नो कॉस्ट मतलब जहां पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। बेसिकली इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि अगर हम लोग जो है तुरंत पैसा नहीं देते हैं तो हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वही बोल रहा है अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि हमें ए पूछा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को पूछ रहा है कि ए कितना होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हम लोग को बता रहा है 4% पर एनम। अच्छा, और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बोला है 30 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 साल तक चलेगा ये लोन, क्योंकि 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो 30 साल तक चलेगा ना। क्योंकि यहाँ पर बोला है हर एक इंस्टॉलमेंट ईयरली कितना होगा, यहाँ पर बोला है ना कि इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट साल भर में लग रहा है तो इंस्टॉलमेंट भी पूरे साल का ही होगा। तो 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब सीधा बात है कि 30 बार हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है। लोन अमाउंट है 10,000, तो लोन अमाउंट मतलब आज जो पैसा हम लोगों ने उधार लिया है वो लोन अमाउंट होता है। लोन अमाउंट का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है। ये सब मैंने लास्ट दिन लिखवाया था, इसीलिए ये सब लैंग्वेज हमारा देखो हेल्प करता है। जो मैंने लिखवाया पढ़ के समझ में आता है कि कौन सा प्रेजेंट वैल्यू। लोन मतलब अभी लिया गया उधार का अमाउंट, तो वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे एन्युटी का, वहां से ए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर m। प्रेजेंट वैल्यू है 10,000, हम लोग को एन्युटी निकालना है, आई का वैल्यू है 4%, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4% होल टू दी पावर 30, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे होगा। इसमें पहले ना हम मेमोरी को पूरा खाली कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ना हो। तुम लोग अपने कैलकुलेटर में अगर 2 बार मेमोरी प्लस को टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेमोरी खाली हो जाता है। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस 1 इंटू 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। जितना भी आया उसे मेमोरी प्लस में रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे। तो इसको रखते हैं मेमोरी प्लस में, 3.2 ऐसा कुछ है, तो 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो आंसर आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीटेड, -1 करेंगे, तो यहाँ पर कर दिया मैंने -1, ठीक है। अब प्लस माइनस का यूज करके इसको पॉजिटिव रख दिया, ये पूरा कैलकुलेशन हो गया। डिवाइडेड बाय 4% है, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10,000 इंटू 4%, कैसे भी करें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिवाइडेड बाय 4% कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4%, ठीक है। तो ये कुछ इतना वैल्यू आ रहा है, 17 पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, ए ये वाला हो गया 10,000, ठीक है, और a इंटू, क्योंकि मैंने 4% डिवाइड कर दिया, 17 पॉइंट, ये देखो कितना है, 17.2920 ऐसा कुछ वैल्यू है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू 17.2920। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे मेमोरी प्लस में रखना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक बार इसमें मेमोरी प्लस कर रखा है, पता नहीं इस पे सपोर्ट करेगा कि नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको मेमोरी प्लस में डालते हैं, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये मैंने मेमोरी प्लस में डाल दिया, 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा पहले जो एडेड है ना वो इसमें ऐड हो जा रहा है, पहले जो मेमोरी में लिया था मैंने वो ऐड हो जा रहा है। कोई बात नहीं, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे तो जरूर आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऐसा इश्यूज होता है। हम एक काम करते हैं, मैंने क्योंकि लिख रखा है ना, तो हम ये देख के लिख के दिखाते हैं, देखो कितना होगा। 10,000 इंडिविजुअली करके दिखाते हैं, 17.2920, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है कुछ इतना।
578.30 लिखते हैं, एक बार देखते हैं टैली होता है कि नहीं। 578.30, तो ये ऑप्शन है हम लोग का 578.30, ये देखो सी। चलो टैली हो रहा है, सी ऑप्शन से हम लोग का टैली हो गया। ये एग्जैक्ट टैली हुआ, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। बाकी देखो मेमोरी प्लस करके आराम से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर जो पैटर्न है कैलकुलेटर का उसमें पूरा वैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो। तो हम यहाँ से एक बार मेमोरी पूरा हटा देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। ए दे दिया है, एन दे दिया है, आई दे दिया है, भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। हमें फॉर्मूला ही दे दिया है, भी इक्वल टू ये वाला दे दिया है, तो हम लोग इसको लिख के करेंगे। वैसे ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बता दिया है क्या करना है, तो हम लोग उसी तरह से करेंगे। हमें भी इक्वल टू फॉर्मूला दे रखा है ए बाई आई, ए बाई आई, और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। इस फॉर्मूले पे हमें डेटा को अप्लाई करवाना है। तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाई आई दे रखा है 0.08, परसेंटेज को मतलब डिवाइड करके दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस 0.08 टू दी पावर एन का वैल्यू दे रखा है हम लोग को 12। चेक करते हैं कितना होगा। यहाँ पर 1 प्लस 0.08 जितना भी आ रहा है 12 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको हम रखेंगे मेमोरी प्लस में, फिर 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1, जितना भी आएगा उसको प्लस माइनस करके मैंने एडजस्ट कर दिया, इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 0.08। तो आंसर आ रहा है कुछ ऐसा 9043। लिखते हैं, देखते हैं। ये देखो 9043, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है, ये हम लोग का 4th नंबर है। ये रहा 9043.30, मतलब ऑप्शन डी टैली कर रहा है। चेक करते हैं, 9043.293 है, ठीक है। 0.29 है, यहाँ पर 30 किया है, तो इन्होंने जो भी डिजिट लिया होगा उसके हिसाब से आया है। लेकिन हम लोगों का आंसर हम लोग डी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि 1 रुपए का इधर उधर दिख रहा है, ठीक है। तो 9043 रुपीज, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी। अच्छा, अब 5th नंबर का देखते हैं। 5th नंबर में क्या बोल रहा है। ए का वैल्यू दे दिया है, एन का वैल्यू दे दिया है, आई दे दिया है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमें पता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन -1 डिवाइडेड बाई आई, ये होता है। वैसे इन्होंने भी अपना एक फॉर्मूला दे रखा है, तो लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन थोड़ा इधर उधर है, हमें जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फॉर्मूला पता है उससे करेंगे। ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज करेंगे। तो ए का वैल्यू है 100, 1 प्लस आई का वैल्यू है 5%, -1 डिवाइडेड बाई 5%, और एन का वैल्यू है हम लोग का 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 10 टाइम्स होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 डिवाइडेड बाई 5% इंटू 100, तो ये आ रहा है 1257.7। लिखते हैं 1257.7। ये देखते हैं किस पे टैली होता है। 1257, ये तो दिख रहा है 57.7, मतलब हम लोग 58 बोल सकते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं। हमें जो नियर अबाउट आंसर मिलेगा वो यूज करना है। तो 1258 मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर, ठीक है। इसके हिसाब से बोलेंगे कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होता है।
अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या बोला है। इफ द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज 50,000, मतलब अगर हम लोग एन्युटी बेसिस पे कुछ पैसा जमा कर रहे थे 25 साल बाद 5% इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा 50,000 बनेगा। एन्युटी कितने का था, ठीक है, मतलब कितना हर बार हम लोग जमा कर रहे थे, तो 50,000 फ्यूचर में मिलेगा, तो ये हम लोग का फ्यूचर वैल्यू है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना चाहिए, ए इंटू 1 + i होल टू द पावर माइनस n डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, हम लोगों को फ्यूचर में 50,000 मिल जाएगा अगर हम लोगों ने कुछ पैसा जमा किया है, वही पूछ रहा है कि कितना जमा किया है, और इंटरेस्ट रेट है 25 साल के लिए 5% करके, तो ये हो गया 5%, और ये 25 साल के लिए -1 डिवाइडेड बाई 5%। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करते हैं कितना होगा। 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 ये वाला डिवाइडेड बाय 5% इक्वल टू जितना भी आ रहा है। अब यहाँ पर a इंटू उतना लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पर मेमोरी प्लस दो बार सपोर्ट नहीं करता है, तो 50,000, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है फिर a इक्वल टू हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चेक करते कितना वैल्यू आया, 47.727 ऐसे आ रहा है, 47.727, 47.727, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 50,000 डिवाइडेड बाय 42.727, 1 यहाँ पर आंसर आ रहा है हम लोग का 1170, 47.727, 1170 गलत आ गया लग रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, 50,000 डिवाइडेड बाय 47.727, 1047, हाँ अब ठीक आया है, देखो इसमें आंसर आ रहा है 1047 पॉइंट में भी कुछ आ रखा है 625, मतलब 63 चाहे तो बोल सकते हैं। अब देखते हैं किससे टैली हो रहा है हमारा आंसर, तो यहाँ पर 1047 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 1047.62 मेरा कितना आया है 1047.63, ठीक है, तो नियर अबाउट आंसर है, तो यही हमें आंसर देना चाहिए, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है गिवन एन्युटी ऑफ 100, एन्युटी कितने का है 100 रुपए का, अमाउंट्स टू 3137.12, बोल रहा है 100 रुपए करके एन्युटी बेसिस पे अगर हम लोग कुछ पैसा जमा रहे हैं वो 3137.12 हो जाएगा 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, द नंबर ऑफ इयर्स विल बी, कितने साल में होगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो एन्युटी का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर एन्युटी का वैल्यू कितना है 100 है, फ्यूचर वैल्यू भी पता है, फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा 3137.12 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये हम लोग का फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, और कैसे होगा, कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4.5%, तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने दिन में होगा, ठीक है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू a इंटू 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई i, ठीक है, a हमें पता है 100 रुपीज, 1 + 4.5% -1 डिवाइडेड बाई 4.5%, n हमें फाइंड आउट खुद से करना है 3137.12, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये n फाइंड आउट करना है, तो कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, देखो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 जितना भी आया +1, ठीक है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3137.12 डिवाइडेड बाई मैंने 100 कर दिया, ये 100 इधर लेके आ गई, ये हो रहा है 1.045 होल टू दी पावर n -1, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाई 4.5%,
अच्छा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आसान है, कर सकते हैं। पहले ये डिवाइड कर लेते हैं। 3137.12 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं। कितना आया यहाँ पर? 31 पॉइंट, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, वो बाई चांस नेगेटिव दिख रहा है। 31.3, ये कुछ और ही वैल्यूज दिख रहा है। 3137.12 डिवाइडेड बाई 100, 31.3712, ठीक है। और ये हो गया 1.045 होल टू द पावर n -1 और डिवाइडेड बाय 4.5%। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर लेते हैं तो 1.045 होल टू द पावर n -1 इक्वल टू, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 4.5%। तो ये आंसर आ रहा है 1.4117, ठीक है। अब ये 1 इधर आ जाएगा, 1.045 होल टू द पावर n, और ये 1 इधर आ गया तो प्लस होके 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करो ना, 2 हो गया। 2.411704। अब क्या करना है, इसको हमें चेक करते जाना है ट्रायल एंड एरर से कि n का वैल्यू कितने होने पे ये वैल्यू सेटिस्फाइड होगा। 1.045 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में 1.9 आ गया है, ठीक है। 15 हमें 2 चाहिए। 15 16 17 18 19 20, 20 में आ रहा है 2.4117, एग्जैक्ट, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। 2.411704 है, 14 आ रहा है, मतलब 20 में तो आ रहा है, ठीक है। हमें दिख रहा है कि लगभग एग्जैक्ट वैल्यू 20 में ही आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन पे हमारा 20 है कि नहीं। हाँ है, 7 का आंसर 20 हो जाएगा। 20 ईयर्स अप्रोक्स, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है। अप्रोक्स क्यों हो रहा है? वो थोड़े बहुत जो इधर उधर हो रहे हैं ना डिजिट 704, तो वो थोड़े बहुत वैल्यूएशन के लिए हो रहा होगा, लेकिन 20 ईयर्स जो है वो हम लोग का एग्जैक्ट आंसर हो रहा है यहाँ पर। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या बोला है। A company borrow 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installment of 1,000 each। कंपनी ने 10,000 रुपए बोरो किए हैं। बोरो करने का मतलब है आज का वैल्यू, ठीक है। कंपनी के पास आज कितना आ गया है? 10,000। कंपनी से इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना चाहती है और एक एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज का है, ऐसा क्वेश्चन में ही बताया गया है। नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द डेप्ट विल बी क्लियर, कितने साल में ये लोन जो है पूरा रीपे हो जाएगा अगर हम लोग इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट कितना बोला है? 5% पर एनम करके बोला है, ठीक है। तो एनुइटी है क्योंकि हर बार सेम अमाउंट हमें पे करते जाना है। प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू पे एनुइटी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए बाई आई 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000। a कितना है? 1,000। i कितना है? 5%। यहाँ पर 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 5% होल टू दी पावर n। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर कितना है? 10,000। 10,000 और ये 1,000 डिवाइडेड बाई 5% कर लेते हैं, देखो कितना आता है। 20,000, ठीक है। ये हो गया 20,000। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 1 - 1 डिवाइडेड बाई 5% मतलब 5/100 + 1, तो 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये 20,000 इधर डिवाइड कर देंगे। 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अब ये डिवाइड करते हैं 10,000 डिवाइडेड बाई 20,000, तो ये निकल के आया 0.5, ठीक है। 0.5 इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n। अब ये 1 इधर आ जाएगा तो 0.5 - 1 इक्वल टू माइनस ऑफ ये वाला, ठीक है। और -1 करने पे कितना आता है? -1 करने पे -0.5 आ जाएगा, और इधर है -1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। अब दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा देते हैं, ठीक है। दोनों साइड से अगर माइनस माइनस हटा देंगे तो इसमें क्या बचेगा? 0.5
इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू द पावर n। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कर लेते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से हो जाएगा इस तरह से, ये देखो 1.05 इंटू 0.5, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0.5 इंटू 1.05 होल टू द पावर n इक्वल टू 1। तो 1.05 होल टू द पावर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 1 डिवाइडेड बाय अगर 0.5 करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, आप ट्रायल एंड एरर से चेक कर सकते हैं कि 1.05 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा, है ना। देखो ये देखने में हम लिख लिख के कर रहे ताकि तुम लोग को समझ में आए, इसीलिए थोड़ा ज्यादा लिख दिया। अदरवाइज कैलकुलेटर पे भी ये सब हम लोग सोच के दिमाग में कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो वहां पर ऑप्शन में ही टिक करके आना होता है। तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, देखो आसानी से 2 निकल के आ गया। अब 1.05 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितने बार में वो 2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, यहाँ नहीं दिख रहा है, 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा 14 में 1.97 आ रहा है, इसको नोट कर लेते हैं। अगर n इक्वल टू 14 हो रहा है तो 1.97 आ रहा है, और एक बार इक्वल कर देते हैं, 2.07 आ गया। ठीक है, n इक्वल टू 15 पे 2.07 आ गया। अब हम लोग को सोचना है कि क्या आंसर होगा। ये 2 से ज्यादा है, ये 2 से कम है, मतलब आंसर 14 से लेके 15 के बीच में होगा। 14 से ज्यादा, 15 से कम। देखते हैं ऐसा हम लोग के पास कोई ऑप्शन है कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 14 से ज्यादा लेकिन 15 से कम, ऐसा कौन सा आंसर है, 8th नंबर है। ये देखो ये तो होगा नहीं, ये 14 से कम है, ये भी नहीं होगा। तो 14.2 है और नन ऑफ दिस है, तो हाँ 14.2 होगा आंसर, क्योंकि आंसर तो 14 से लेके 15 के बीच में है ना। अब हम लोग एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे क्योंकि हम लोग ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। तो 14.2 जो हम लोग का नियरेस्ट आंसर है वो हमें देना चाहिए। तो इसमें आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 14.2 आने पे एग्जैक्ट आंसर देगा, यानी ऑप्शन ए से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में मिस्टर एक्स बोरोड, इन्होंने बोरो किया है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है ये। ठीक है, बोरो करने से आज के डेट पे ही हमारे पास पैसा आएगा जितना हम लोग बोरो करेंगे, 5120 एट 12.5, मतलब 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। थर्ड ईयर के एंड में द मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट एक्रूड। बोल रहा है 3 साल बाद जो बोरो अमाउंट है उसे हमें वापस कर देना है इंटरेस्ट के साथ। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, पूछ रहा है कि इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर हमें अलग चीज पूछा है कि इंटरेस्ट बताओ। मतलब अगर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं तो बात ऐसा होगा, हमें 3 बार में लोन का अमाउंट रीपे कर देना है 3 साल के अंदर। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना है 12.5%, हर बार इंटरेस्ट कितना लगेगा 12.5% पर एनम बेसिस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोरो कितना किया है हम लोगों ने 5120, आज के डेट पे हम लोगों ने ये पैसा बोरो किया है, और इस पैसे को हमें 3 साल में दे देना है इंटरेस्ट के साथ। पूछ रहा है कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बताओ इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट कितना है अगर हम लोग ये पूरा जो पेमेंट है वो 3 साल में करने वाले हैं। एन का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि 5120 को रीपे करने के लिए हमें फ्यूचर में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस ही हमें पता चल जाएगा कि वही इंटरेस्ट है। क्यों, देखो अगर हम लोग 5120 आज बोरो किए हैं तो अगर इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करेंगे तो 5120 तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। मतलब इसका फ्यूचर वैल्यू अगर निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा, अगर फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होगा, ये दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में एक देखो यहाँ पर ये हमें एन्युटी नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमें एक बार भी इंस्टॉलमेंट का बात नहीं बोला है, हर साल पेमेंट का बात नहीं बोला है, ये पैसा उधार लिया गया है, 3 साल बाद ये पैसा पे कर देना है, मतलब ये सिंगल कैश फ्लो का है। अब क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, वहां तो हमें हेडिंग नहीं देगा कि ये सिंगल कैश फ्लो है, ये एन्युटी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा। कैसे समझ में आया, देखो एक्स बोरोड 5120 at 12.5% per annum compound interest at the end of third year the money was repaid
along with interest amount. Money was repaid. कहीं भी नहीं बोला है कि मनी वॉज रिपेड इन इंस्टॉलमेंट, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को पूरा पैसा 3 साल बाद ही रिटर्न करना है, ठीक है, अलग अलग नहीं, 3 साल बाद रिटर्न करना है। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला हो गया कि ये पैसा उधार लिए हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3 साल बाद अगर रिटर्न करोगे 12.5% के साथ तो कितना होगा, ये हो गया। इससे फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगा, बस कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 12.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 3 इंटू 5120, तो वैल्यू आ रहा है 7290, ठीक है, 7290 आ रहा है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हो गया, तो हम लोगों ने 7290 रिटर्न किया जबकि उधार लिया था 5120, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है वही हमें बताएगा कि कितना हम लोग का इंटरेस्ट हो रहा है। तो 2170, तो 9th नंबर का आंसर 2170 यानी कि ऑप्शन बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10। Mr. Paul borrowed 20,000 on condition to repay it with compound interest 5% per annum in annual installment। जब इंस्टॉलमेंट आ रहा है इसका मतलब एन्युटी का क्वेश्चन है। अभी जो बोरोड अमाउंट है वो रिटर्न करना है एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ, और इंस्टॉलमेंट भी बता दिया है 2000 करके, मतलब हमें 2-2 हजार करके हर साल पे करना है, और इसमें 5% इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द डेट टू बी पेड ऑफ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 20,000 उधार लिए हैं। बात इतना है कि आज हम लोगों ने 20,000 उधार लिया है और इस उधार को हमें इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है, इस तरह से, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करना है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आई जो है वो है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करना है। इंस्टॉलमेंट है 2,000 का, हर बार हम लोग 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब बोल रहे कितने साल में ये पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कितने साल में ये पे ऑफ हो जाएगा, टाइम पूछा जा रहा है, एन कितना होगा, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है, ए डिवाइडेड बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू जो लोन अमाउंट है 20,000, ए 2000 करके बोला है, आई 5% करके बोल रखा है, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5% होल टू दी पावर एन, यही एन ही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले कैलकुलेट करते 2000 बाई 5%, 40,000, तो 20,000 इक्वल टू 40,000 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन होगा, क्योंकि देख लो चेक करके 5/100 प्लस 1 करने पे इतना ही होता है, ठीक है। अब ये इससे डिवाइड कर लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, तो इसमें आंसर आएगा 0.5। 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000, ये हो गया 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन। अच्छा अब ये हो गया 0.5 इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन। अब ये 1 इधर आ गया तो माइनस 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन, दोनों साइड से माइनस चला गया तो 0.5 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.05 होल टू दी पावर एन। दो क्वेश्चन के दो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम अमाउंट निकल के आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम अमाउंट सेम कैलकुलेशन है, आंसर भी सेम ही होगा इसका मतलब, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे 0.5 बाई सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 इंटू 1.05 होल टू दी पावर एन इक्वल टू 1, 1.05 होल टू दी पावर एन इक्वल टू 1 बाई 0.5 दैट इज 2, और इसमें हम लोग का इनका आंसर 14.2 आया था अप्रॉक्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने चेक करके दिखाया था। अब यहाँ पर भी ऑप्शन देखते हैं कि 14.2 है कि नहीं, हाँ है, देखो यहाँ पर ऑप्शन में 14.2 है, यानी कि डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी आंसर हो गया। तो ये एग्जैक्ट सेम डिजिट्स था, ठीक है, मतलब लास्ट में सॉल्व करके सेम ही डिजिट्स आ गए थे, तो इसीलिए मैंने इस पे और चेक नहीं करवाया, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ए पर्सन
इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अगर एक पर्सन 500 रुपए हर साल के एंड में जमा करता है बैंक में, विच पेज इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कोई एक पर्सन हर बार 500 रुपए करके जमा करता है बैंक में और बैंक उसे इंटरेस्ट देता है 10% पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पर आई का वैल्यू लिख लेते हैं, आई है 10% पर एनम। ठीक है, अच्छा, और ए एन्युटी कितना है? एन्युटी है 500 रुपए करके जमा किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब उसके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हो जाएगा 1 year आफ्टर, एक साल बाद, he has made his yearly investment for the 12th time। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये 12th टाइम अपना इन्वेस्टमेंट मतलब पेमेंट कंप्लीट करते हैं, बात देखो यहाँ पर ये लाइन पे ही पूरा चीज जो है इंक्लूडेड है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट होगा 1 year आफ्टर। 1 year आफ्टर मतलब उन्होंने कितना बार पेमेंट कर दिया होगा? 12 बार। ठीक है, तो यहाँ पर एन का वैल्यू हो जाएगा 12 टाइम्स, क्योंकि 12 टाइम्स होने से ही 1 year आफ्टर होगा। 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time, 12 बार पे करने के बाद, ठीक है, 12 बार उसने पे कर दिया है, इसके बाद उनका बोल रहा है कि अकाउंट कितने से क्रेडिट दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर। अब ये देखो 500 रुपए एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, तो इसके लिए ना मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाना चाहिए ताकि समझ में आए कि ये चेंज होगा। अभी चेंज नहीं कर रहे, करके ही बताएंगे। तो 2 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, मैंने 12th तक ही किया। ठीक है, तो अगर 500 रुपए कब देना है? हर साल के एंड में, तो 500 एक बार, फिर इस साल के एंड में 2 बार, ये साल के एंड में एक बार, फिर 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या बोला है? 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम। ठीक है, तो 12th टाइम के बाद, एक साल बाद, मतलब 12th टाइम उन्होंने अपना जो 500 रुपए पे किया, उसके बाद उनके अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट दिख रहा होगा, ये पूछा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज जो दिया था देखो, 1 year आफ्टर, एक साल बाद। ठीक है, एक साल बाद, और इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम, 12th टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद, एक साल बाद। ठीक है, तो एक साल बाद मतलब, और आफ्टर 1 year बोला है ना, मतलब इसको कैसे समझाए, यहाँ पर हमें वैल्यूज कैसे करने हैं। अच्छा, ये जो है ये एंड ऑफ द पीरियड में है। ठीक है, अगर एंड ऑफ द पीरियड में है, एक मिनट, एंड ऑफ द पीरियड में है मतलब एन्युटी हम लोग का क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, एन्युटी रेगुलर हो रहा है, एंड ऑफ द पीरियड में है तो एन्युटी रेगुलर ही हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन्युटी रेगुलर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर 12th टाइम ही तो बोला है, 12th टाइम तो बोल तो रहा है, 12th टाइम ही। अच्छा, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। ईयरली इन्वेस्टमेंट, ईयर में तो 12th टाइम ही होगा, हर साल के एंड में होगा, तो 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बार मतलब ईयरली इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 12 भी होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये वाला एक बार हटाते हैं, चलो यहाँ पर चेक करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें देखना है कि एक साल बाद इनके अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा, तो 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 500, 1 + i मतलब 10%। अच्छा, होल टू द पावर यहाँ पर 12 -1 डिवाइडेड बाई 10%। चेक करते हैं कितना आ रहा है। +1, 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 -1 डिवाइडेड बाय 10%।
इंटू 500, तो ये वैल्यू आ रहा है 9265। ठीक है, ये वैल्यू मेरा आ रहा है 9265। लेकिन मेरा आंसर के साथ मैच नहीं हो रहा है, 9265 आ गया। ए पर्सन, यहाँ पर कुछ तो एक प्रॉब्लम हो रहा है लैंग्वेज। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विथ ए बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, 500 रुपए हर साल के एंड में किया जा रहा है जमा। द अमाउंट, अच्छा हर साल के एंड में बोल रहा है, और यहाँ पर बोला है कि एक साल बाद द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम। अच्छा, ईयरली इन्वेस्टमेंट अगर 12th टाइम कंप्लीट हो चुका है, साल में एक बार करके डिपॉजिट हो रहा है, ठीक तो किया है मैंने। एक साल बाद इनके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? A person invests 500 at the end of each year with the bank which pays interest 10% per annum compounded annually. 500 रुपए पे एक साल इंटरेस्ट मिलता है। The amount standing to his credit 1 year after he has made his yearly investment for 12th time. ईयरली इन्वेस्टमेंट इन्होंने 12th टाइम कर लिया है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, लेकिन 500 रुपए तो हम लोग साल में एक ही बार दे रहे हैं, तो अगर 12 बार इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो फिर तो ये 12 साल हो जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है एक साल बाद इनके अकाउंट में कितना पैसा दिखेगा, थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। ए पर्सन इन्वेस्ट 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में अगर हम लोग इतना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो एक साल में तो हम लोग एक ही बार ना जमा करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है 12 बार। 1 year after he has made his yearly investment for the 12th time, for the 12th time, yearly investment for the 12th time, ईयरली इन्वेस्टमेंट इन्होंने 12 बार कर लिया है। लेकिन साल में तो 500 रुपए जमा हो रहे हैं, तो फिर 12 बार एक साल में, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। A person invest 500 at the end of each year, हर साल के एंड में, साल में एक ही बार अगर हमें देना है तो एक साल में तो एक ही बार 500 रुपए जाएगा। तो ठीक है, ये वाला देखते हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम लग रहा है, पहले भी लग रहा था। ये देखो, एक पर्सन इन्वेस्ट बोल रहा है 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फिर यहाँ पर पूछा है कि एक साल में इनके अकाउंट में कितना पैसा आ जाएगा। क्रेडिट 1 year आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर 12th टाइम्स। ईयरली इन्वेस्टमेंट 12th टाइम कैसे होगा, क्योंकि हम लोग तो ईयरली एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे, 500 रुपए करके हमें देना एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फिर 12 बार कैसे होगा, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बाद में हम करवा देंगे, मतलब देखते हैं, अगर अभी दिमाग में आ जाता है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वाले क्लास में जरूर कर लेंगे इसको। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो है इसको ऐसे स्टार लगा के रखते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट दिन देखेंगे कि क्या होगा। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाला। देखो क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 5000 पर एनम फॉर 12 years 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा एक एन्युटी का जो कि 5000 रुपए का है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू होता है ए बाई आई, 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + आई होल टू द पावर एन। तो ए मतलब एन्युटी, एन्युटी बोला है 5000, ठीक है। आई मतलब 4%, आई का मतलब हमें बोल रखा है 4%, और यहाँ पर 1/1, 1 + 4% होल टू दी पावर 12, ठीक है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, तो देखो 4%, तो 4/100 + 1
12 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मेमोरी प्लस करके 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। तो कुछ शायद था, ऐड हो गया, देखो कुछ था इसमें पहले से, ये 4 आ गया इसी वजह से। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। 4%, जब 4 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 into 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, जितना भी आया -1, जितना भी आया -1। अच्छा, ये प्लस माइनस करके ठीक कर लिया मैंने, इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 4%। तो ये आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 46925 लिखते हैं। 46925 देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं 12th का। 46925.40, हाँ ऑप्शन डी है। ठीक है, ऑप्शन डी है। 925.40 तो नहीं आ रहा है, 36 आ रहा है, लेकिन हम लोग का आंसर जो है मैच हो रहा है। और वैसे भी ये वाले क्वेश्चन में कोई नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं है, मतलब कोई ना कोई एक आंसर हमारा होगा। फिर 13 का देखो, बोल रहा है पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू बी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम टू प्रोवाइड फॉर ए प्राइस फंड ऑफ 300 एवरी ईयर। यहाँ पर लिमिट नहीं दिया है, ठीक है, कि 300 रुपए करके जमा करने हैं हर साल, ताकि एक प्राइस फंड बना सके, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 10%। जब हमें कुछ टाइम नहीं बताता है ना, तो उसे बोला जाता है परपिचुइटी। ठीक है, जब कोई टाइम नहीं बताया जाता उसे बोला जाता है परपिचुइटी। तो परपिचुइटी का मतलब यहाँ पर हमें थोड़ा सा मिलेगा, अलग से जरूरत नहीं है, बस इतना पता कर लो कि परपिचुइटी का मतलब है जिस इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर कोई टाइम हमें नहीं बताया गया है, मतलब टाइम पीरियड लिमिटेशन नहीं है। ये देखो, परपिचुइटी एक ऐसा एन्युटी है। एन्युटी क्यों है? क्योंकि 300 रुपए करके हम लोग जमा कर रहे हैं हर बार, इसलिए एन्युटी है। इन विच पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट एंड कंटिन्यूड इंडेफिनेटली या फिर परपिचुअली, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है कि कब जाके ये पैसा जमा करना या पैसा मिलना बंद होने वाला है, लेकिन सेम अमाउंट चलते रहता है और एक रेगुलर बेसिस पे चलते रहता है, इसीलिए इसे एन्युटी बोला जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू ए प्लस ए बाई आई। ए का मतलब एन्युटी, आई का मतलब इंटरेस्ट का रेट, जो कि हमें क्वेश्चन में 10% दे रखा है। ठीक है, तो भी कितना होगा ये देखो, यहाँ फॉर्मूला भी बता दिया है, तो यहाँ पर ये डिवाइड करने से 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग 300 रुपए करके 10% इंटरेस्ट रेट पे जमा करते जाएंगे, तो उसका हम लोग का भी एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर में वैल्यू कितना बनेगा? 3000 रुपीज बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन सी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देखो, हम लोग का एन्युटी का भी एक्सरसाइज हो गया, बस एक क्वेश्चन नहीं हुआ, वो बता देंगे। अब हम लोग चलते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम में, जहां पर हमें सिंपल, कंपाउंड, एन्युटी सारा चीज दिया हुआ रहेगा, हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 4D, 4D एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पर, A का वैल्यू बता दिया है, R बता दिया है, T बता दिया है, P पूछ रहा है। ठीक है, तो A का मतलब अब एन्युटी भी होता है। ठीक है, एन्युटी भी होता है, लेकिन अगर एन्युटी होगा ना तो वो अलग से हमें बता देगा। देखो R का मतलब 5%, T मतलब टाइम, हमें P पूछा है। ठीक है, तो A एन्युटी जरूर होता है, लेकिन हम लोगों को जब सिर्फ A बता रहा है तो हम लोग अमाउंट मानेंगे, क्योंकि एन्युटी को ना A से कम डिनोट किया जाता है, वो फॉर्मूले में डिनोट जरूर किया जाता है, लेकिन ए को अब देखो, अगर एन्युटी रहेगा तो हमें जो है, जैसे देखो ये प्रेजेंट वैल्यू ही पूछ रहा है, ऑब्वियसली ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है ये, क्योंकि एन्युटी का क्वेश्चन में ना ए इक्वल टू ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन होता है, ये हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का या सिंपल इंटरेस्ट का हो सकता है। ठीक है, कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट हम लोग चेक करके देखेंगे। हमें पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू बता दो। देखो एक्चुअली हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। मैंने कंपाउंड
इंटरेस्ट ही लगाया। यहाँ क्लियरली नहीं पता चल रहा है कि 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, कि एन्युटी है। बोल सकते हो कि मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा एन्युटी है। अब चेक करके देखेंगे, जिससे आंसर टैली होगा उसी से, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें कोई लैंग्वेज तो दिया नहीं, पढ़ के समझ ले। हम लोग एक एक चेक करके देख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू क्या है, हमें ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे पहले चेक करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट पे प्रेजेंट वैल्यू को कैसे दिखाया जाता है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर टी, है ना, पी आर टी हो जाता है। तो पी हमें नहीं पता, आर हमें पता है 5% और टी हमें पता है 6 ईयर, ठीक है। तो आई का वैल्यू ये हो जाएगा। और पी कैसे निकाला जाता है, ए मतलब अमाउंट से अगर हम लोग इंटरेस्ट को लेस कर देंगे तो हमें पी मिल जाएगा। तो अमाउंट कितना है 5200, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है ये वाला, पी इंटू 5% इंटू 6 इक्वल टू पी। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, यहां पर देखो 6 इंटू 5% इक्वल टू 0.3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 5200 माइनस पी इंटू 0.3 इक्वल टू पी। अब ये इधर अगर आ जाएगा तो 5200 इक्वल टू 1.03 पी, ठीक है। अब ये डिवाइड हो जाएगा 5200 डिवाइडेड बाय 1.03। तो ऑप्शन कुछ इस तरह से आ रहा है, आंसर 5048। देखो ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है। 2000, 3880, 3000 है कि नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस भी आंसर हो सकता है, लेकिन पहले हम लोगों को सारी चीजों से चेक कर लेना चाहिए, तब ना समझ में आएगा कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन से तो टैली नहीं हो रहा है, अगर नन ऑफ दिस होता है आंसर तब सिंपल इंटरेस्ट से होगा। अब हम लोग चेक करते हैं, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग का आंसर आता है कि नहीं, जब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि क्लियरली कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं तो a इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ठीक है। p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी, a कितना है 5200, p 1 प्लस आई मतलब 5% होल टू दी पावर 6, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू मतलब 1.05 इंटू 2 3 4 5 6, ये जितना भी आ रहा है, तो 5200 डिवाइडेड बाय 1.3400, 5200 डिवाइडेड बाय 1.3400, तो यहाँ पर कुछ इतना आंसर आ रहा है 3880। चेक करते हैं क्या ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन है 3880। मतलब ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। मैंने इस तरह से इसीलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में ना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए। ऐसे लग रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट से भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पर ना बताया नहीं है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर बता देता ना तो काम ही खत्म, हमें सिंपल इंटरेस्ट से तो चेक करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि आंसर हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट से ही कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर हो गया 5200 इक्वल टू p इंटू 1.34010, तो p इक्वल टू 5200 डिवाइडेड बाई 1.34010, दैट इज 3880, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा फिर देखो यहाँ पर बोल रहा है p, पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। P बोल रहा है 1000, N4, R बोल रहा है 5% पर एनम, देन कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी। अब तो क्लियरली बता रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बात बोला गया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बता दिया है तो अच्छा है, हमारे लिए हेल्प हो जाएगा। तो A इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो P है 1000, 1 प्लस 5%, I है हम लोगों का 5%, n है 4। अब चेक करते हैं कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 234 इंटू 1000, तो ये हो गया 121.550, ठीक है। ये हम लोग का ए निकल के आया, लेकिन हमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 1215.50 माइनस 1000, मतलब 215.50, या जितना हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं 215.50। ये देखो ऑप्शन ए से हम लोग का मैच हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है। द टाइम इन विच सम ऑफ मनी विल डबल, कुछ पैसा
डबल हो जाएगा 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने टाइम पीरियड पे हो जाएगा, ऐसा पूछ रहा है हमें, ठीक है, कितने टाइम पीरियड पे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बोल रहा है कि कुछ एक पैसा है, ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू है, किसी एक मतलब किसी एक अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू है, वो बोल रहा है कितने कुछ एक टाइम पीरियड बाद, लेकिन वो हमें नहीं पता कितने दिन बाद वो पैसा डबल हो जाएगा। अगर ये x है ये 2x हो जाएगा। और इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछ रहा है कितने दिन बाद ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही हमें बोला है और पैसा डबल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं बोल रहे हम लोग लगातार कुछ पेमेंट या रिसीव कर रहे तब एन्युटी होता है। तो ये 2x यहाँ पर लिख देते, 2x इक्वल टू x 1 प्लस 5% होल टू दी पावर n, दोनों साइड से x चला गया, ये हो गया 1.05 होल टू दी पावर n। अब 1.05 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें ताकि हम लोगों का 2 आ जाए। हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी देखो, अभी 2 बार देखा, ये देखो हम लोगों ने 1.05 को 14.2 टाइम्स लगभग मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाएगा, है ना। अब एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास पहले भी ऐसा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो ट्रायल करके देख लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में 1.97 आ रहा है, तो n का वैल्यू 14.2 इयर्स होगा। ये देखो थर्ड नंबर पे 14.2 इयर्स, यानी ऑप्शन सी। तो एक चीज समझ में आ रहा है, ऐसा आंसर का हमारा 3 क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्टली भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि 3 बार ऐसे सेम आंसर वाले क्वेश्चन हमें दिए गए हैं करने के लिए। फोर्थ नंबर, ए का वैल्यू बोल दिया है 10,000, इन 18 ईयर्स आर 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पी क्या होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो ए इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। ए का वैल्यू बता रखा है 10,000, ठीक है, पी हमें फाइंड आउट करना है और रेट है 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम पीरियड है 18, ऐसे ही बताया टाइम पीरियड है 18, हम लोग को पी फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। तो 1.04 इंटू 18 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 कैलकुलेट तो कर लिया मैंने, देखते हैं कितना आ रहा है। p इंटू 1.04 होल टू दी पावर 18, तो यहाँ पर p इक्वल टू हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 1.04 होल टू दी पावर 18, ठीक है। तो चेक करते कितना हो रहा है, 2.0258, तो इतना ले लेते हैं एक बार, 10,000 डिवाइडेड बाय 2.0258, 2.0258, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, चेक करते हैं 4936.32, चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 4936.30, मतलब यही वाला होगा, 30 हो रहा है, मेरा यहाँ पर 32 आ रहा है, तो ठीक है, बहुत ही करीब आंसर है, 4936.30 आ रहा है, मेरा 32 आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग का आंसर डी ही हम लोग टिक करेंगे क्योंकि यही हम लोग का नियरेस्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर पे देखते हैं, the time by which a sum of money would triple, मतलब 3 गुना हो जाएगा itself at 8% per annum compound interest पे। तो इसका मतलब a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया था जो कि डबल का था, अभी बोल रहा है वही मतलब कुछ एक पैसा ट्रिपल यानी 3 गुना हो जाएगा, तो 3x ओरिजिनल अमाउंट x मतलब प्रेजेंट वैल्यू, और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कितने टाइम में होगा, यही पूछ रहा है। दोनों साइड से x हट गया, 1.08 होल टू दी पावर n। अब हम लोग ट्राई करके देखेंगे कि कितने में 3 आ जाता है, 1.08 को मल्टीप्लाई करने से कितने में 3 आ जाएगा। तो कुछ मेमोरी वगैरह है तो हम हटा देते हैं, 1.08 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 में 2.9 आया, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, 14 में आ रहा है 2.9371, और एक बार इक्वल करते हैं तो 15 में भी चेक कर लेंगे, 15 में आता है 3.17, मतलब ज्यादा आ गया है ना, 3.17
1721, ठीक है 1721। तो हमें चाहिए 3, तो 3 14 से ज्यादा और 15 से कम होना चाहिए। तो ऐसा आंसर क्या है, 14 से ज्यादा ये है, ठीक है, और ये 14 से काफी कम है। ये तो एग्जैक्ट 14 है, एग्जैक्ट 14 में हमारा वो आंसर नहीं आ रहा है, आंसर हमारा 14 से 15 के मिडिल का है, तो ये भी नहीं होगा। और नन ऑफ दिस और ये वाला है, तो हम लोग 14.28 लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। इसमें हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, 14.28, 5 का ए हो जाएगा। ये हो गया ए 14.28 ईयर्स। ये हो गया 5th नंबर वाला। 6th नंबर देखते हैं इसमें क्या बोला है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 80, एन्युटी 80 का है, उसका प्रेजेंट वैल्यू ए ईयर फॉर 20 years at 5% पर एनम इज। अगर 80 रुपीज का हम लोग एन्युटी कर रहे हैं 20 साल के लिए 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो जो पैसा होगा मतलब 80 रुपए करके 20 साल तक अगर हम लोग जमा करते जाएंगे, उसका जो फ्यूचर वैल्यू होगा उसका आज का वैल्यू पूछ रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है हमें, ठीक है। तो कैसे निकल के आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें पता है फॉर्मूला, तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू ए बाई आई 1 minus 1 divided by 1 plus I whole to the power n। तो एनुइटी कितने रुपए का है, 80 रुपीज का, इंटरेस्ट 5% का है, ऐसा ही बोल रहा है, हाँ अच्छा। 1 minus 1 divided by 1 plus 5% whole to the power 20, whole to the power 20, ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पहले हम मेमोरी वगैरह हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1.05 into 20 times 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जितना भी आया इसको करना है मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, जो भी वैल्यू आया -1 प्लस माइनस से इसको सही कर लेते हैं, इंटू 80 डिवाइडेड बाय 5%, तो ये वैल्यू आ रहा है 996.9, ठीक है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है 996.9, हाँ 997 का मतलब ही तो 996.9 हो सकता है ना, इस पे प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 996.9, यानी 997 अप्रोक्स, जो हम लोग का ऑप्शन ए के साथ मैच होता है, तो 6 का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं 7th वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला है देखो, ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 years। बोल रहे कि एक घर लिया जा रहा है, तो जिसमें 20,000 रुपए डाउन पेमेंट कर दिए गए हैं और बाकी पैसे को 4,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में हर साल 25 साल तक पे करने का बात किया गया है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कैश डाउन प्राइस क्या है, कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है कि हम लोग अगर आज ही इसे पूरा कैश में खरीद लेते तो उसका प्राइस क्या होता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं देखो, कैश डाउन प्राइस का मतलब क्या होता है, कैश डाउन प्राइस का मतलब होता है बेसिकली कॉस्ट ऑफ हाउस, घर का दाम कितना है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया, ठीक है, तो घर वर खरीदने से ना पूरा लोन नहीं मिलता है, 90% तक लोन मिलता है, 10% खुद से देना पड़ता है। तो डाउन पेमेंट प्लस लोन अमाउंट, ठीक है, जो हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया यानी 10% वैल्यू, प्रैक्टिकली बता रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है 10% ना है, और लोन अमाउंट जो 90% लिया जाता है। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कैश डाउन प्राइस क्या है, मतलब आज अगर हम लोग इसको खरीदते, हम लोग लोन नहीं लेते, अगर आज ही खरीद लेते तो उसका प्राइस हमारा कितना होता। अब हमारे पास दूसरे इंफॉर्मेशन में अवेलेबल ये है कि कैश डाउन पेमेंट है 20,000, ठीक है, कैश डाउन पेमेंट 20,000 क्या है, लोन अमाउंट कितना हो रहा है, बाकी जो घर का दाम होगा उसमें जितना पे किया और जितना नहीं किया उतने का लोन ले लिया। मान लो एक घर है 44 लाख का, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने मान लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पर
8 लाख का क्या कर दिया है, डाउन पेमेंट कर दिया है। ठीक है, हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, 10% से ज्यादा कर सकते हैं। तो 36 लाख का हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग इसे पूरे कैश में ही खरीद पाते तो हमें 44 लाख देना पड़ता, हमें वही वाला प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो 8 लाख का भी पे कर दे रहे हैं, 36 लाख का लोन ले रहे हैं। लेकिन ये लोन जब ईएमआई के साथ रिटर्न होगा तो 36 से काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो तो ईएमआई में इंटरेस्ट के साथ लिया जाएगा ना। तो हमें ये अमाउंट फाइंड आउट करना है, तब जाके पता चलेगा कि कैश डाउन प्राइस क्या है। मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू लोन का निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि 36 लाख का लोन, अगर ये मान लो लोन हम लोग 25 साल के लिए ले रहे हैं, तो ये लोन हम लोगों का ना पे करते करते डबल भी हो जाता है। ठीक है, डबल भी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तभी पता चलेगा कि आज के डेट का वैल्यू क्या है। तो a बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। मतलब हम लोग कितने का लोन ले रहे हैं, लोन को कितना रीपे करेंगे वो बात नहीं है, कितने का लोन ले रहे हैं वो हमें पता करना है। तो देखो ईएमआई कितना भरना पड़ेगा, 4000 हर साल के एंड में, और आई इंटरेस्ट रेट जो कि 5% है। अब ये 25 साल का लोन लिया गया है, तो 1 प्लस 5% होल टू दी पावर 25। ये करने से हमें ये पता चल जाएगा कि जो लोन हम लोगों ने लिया उसके आज के डेट का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हम लोग का 1.05 इंटू 25 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, ये आ रहा है 3.386। 3.386 हमने एक बार लिख लेते हैं, ये लो हटा ही दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, याद है 3.386 आ रहा है। 3.386, अच्छा 1 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3.386 जितना भी आया -1 -1 हो जाएगा, और इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 5%, इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 5%। तो ये आ रहा है 56,373 लिख लेते हैं, 56,373। इसका मतलब जो लोन अमाउंट ले रहे हैं उसका आज का वैल्यू ये वाला है। तो कैश डाउन प्राइस मतलब अगर हम लोग कैश में ही खरीद लेते तो कितना पेमेंट करना पड़ता, तो डाउन पेमेंट तो है ही, डाउन पेमेंट 20,000 है, और जो लोन ले रहे हैं उसका आज का वैल्यू है 56,373, इतने का हम लोग लोन ले रहे हैं। तो इस घर का कैश डाउन पेमेंट हो जाएगा 76,373। अब चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। 76,375 है, 5.50, ये ऑप्शन सी से हम लोग का मैच हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ना मैंने यहाँ वहां डिजिट मेरा चला गया था ना, तो अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा डिजिट लेते ना तो ऑटोमेटिकली ये 5 से कवर हो जाता। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो वो मेरा क्या हुआ, मैंने हाथ से गलती से यहाँ पर प्रेस हो गया, इस वजह से ना वो वैल्यू चला गया, इसीलिए एक बार चाहो तो चेक करके देख सकते हो। 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखो 3.38, इसको करते हैं मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 जितना भी आया, अब इसमें इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 5%। देखो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होगा वैल्यू का, ये देखो 56375 आंसर आएगा ना, 5637, ये 5 आ रहा है। अगर हम लोग पूरा वैल्यू लेके कर रहे हैं तो इसमें ये 5 आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल आंसर जो है काफी मैच हो रहा है, 56,375.50। वैसे मेरा 0.77 आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा नियर अबाउट आंसर से मतलब है। ठीक है, नियर अबाउट आंसर हमारा होना चाहिए सही। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला है। यहाँ पर बोल रहे हैं मैन परचेस्ड ए हाउस वैल्यूड 3 लाख, 3 लाख रुपए का एक घर खरीदा है। ही पेड 2 lakh at the time of purchase and agreed to pay the balance with interest of 12% per annum compounded half yearly in 20 equal half yearly installment। अब क्या है, एक घर है जिसका कैश डाउन प्राइस बता दिया है। घर अगर कैश में लेना चाहते हो 3 लाख का है, तो जो खरीद रहा है उन्होंने 2 लाख तो दे दिया,
बाकी बचा कितना 1 लाख, उसके लिए उन्होंने लोन ले लिया। बोल रहे हैं कि बाकी जो अमाउंट है ना उसको कैसे पे करेंगे, 12% पर एनम कंपाउंडेड, लेकिन हाफ ईयरली होना चाहिए, मतलब 6% करके कंपाउंड होगा, 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में वो पे कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कितना होगा, ये हमें पूछा है। तो इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाते कैसे होगा। जैसे देखो हम लोग को बोला गया है साल में 12% पर एनम देना है, लेकिन कैसे देना है, हाफ ईयरली, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, यानी 6 months में एक बार इंस्टॉलमेंट, फिर 6 months में, मतलब 6% हाफ ईयरली करके, है ना, 6% करके, अगेन 6 months, फिर 6 months, मतलब फिर 6%, फिर 6% एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। पूरा 12% को हमें इस तरह से देना है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर, इफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो दिया जा रहा है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, खरीदने के 6 महीने के बाद से पेमेंट किया जा रहा है। बोल रहा है कि खरीदने के 6 महीने के बाद से पेमेंट किया जा रहा है, हमें एक एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताने के लिए बोला है। हमें लोन अमाउंट पता है, ठीक है, लोन अमाउंट कितना है, 3 लाख का घर था, 2 लाख का डाउन पेमेंट हो गया, तो लोन अमाउंट हो जाता है 1 लाख, ठीक है। तो लोन अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू बताता है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का बात हो रहा है तो एन्युटी होगा। कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 1 लाख, एन्युटी कितना है, कितने करके हमें देना है, वही तो ढूंढना है क्वेश्चन में। आई कितना है, 6%, हमें कंपाउंडिंग करना है 6% करके, तो यहाँ पर 1 + 6%, और एन कितना हो जाएगा, तो साल में 2 बार होगा। ऐसा कितने साल के लिए लोन लिया गया है, यहाँ पर बोला गया है लोन 20 साल के लिए लिया गया है, ठीक है, 20 साल नहीं बोला है, लैंग्वेज देखो, बोल रहा है हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 20 इंस्टॉलमेंट में ये पैसा पे हो जाएगा, मतलब 10 साल का लोन होगा, ठीक है, 10 साल का लोन होगा, तभी तो साल में 2 बार करके 20 बार में देना है। यहाँ 20 ईयर्स नहीं बोला है, बोला है 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में लोन पे हो जाएगा, यानी एन हमें कैलकुलेट करके दे दिया है, क्योंकि एन क्या होता है, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है, यहाँ पर एन ही बता दिया है 20, ठीक है, और नंबर ऑफ कन्वर्जन तो 2 है, तो टी कितना हो जाएगा 10, 10 साल का लोन होगा, तभी तो 6 महीने में अगर पे करेंगे तो हम लोगों का 20 बार में कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ मेमोरी वगैरह है तो हम हटाते हैं। यहाँ पर हो गया 6%, मतलब 1.06 20 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल -1 और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय 6%, डिवाइडेड बाय 6%, तो ये आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 11.4699, लिख लेते हैं 11.4699, a इंटू 11.4699, तो a इक्वल टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 11.4699, 11.4699, तो इसमें आंसर आ रहा है हम लोग का, अच्छा मैंने 11 की जगह कुछ और लिख दिया लग रहा है, पॉइंट कैसे आ गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 11.4699, हाँ अब ठीक आया, 8718.47, ये देखो 8718.47, देखते हैं किसके साथ मैचअप होता है, 8718.45 भी, मतलब ऑप्शन ए के साथ ही हमारा आंसर जो है टैली कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो लोन अमाउंट है वो है 87, लोन का जो सॉरी एन्युटी, मतलब हमें जो इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा वो इतना करके होगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का ही पूछा था।
कि इंस्टॉलमेंट कितना होगा। यहाँ कुछ हिंट्स दे दिया था जिसका मैंने यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली जैसे कैलकुलेटर पे करते वैसे ही कर लिया, ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज डी तक कंप्लीट हो गया। अब है हमारा कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा नहीं है, कर लेते जितना सारा होता है, बाकी नेक्स्ट दिन कर लेंगे। यहाँ पर 14-15 तक है क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं जितना सारा होता है अभी के टाइम में। एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 1, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो मैंने ना बाकी कहीं पर भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करवाया क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस वजह से मैंने इसका एडिशनल क्वेश्चन बैंक करवाने का सोचा है, और तुम लोगों को भी करना है, ठीक है। बाकी कहीं पर भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक का जरूरत नहीं होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है, लेकिन इसमें हमें मस्ट है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000 इज 20,000 पे 5% पर एनम पे अगर कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका डिफरेंस कितना होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो 20,000 पे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा PRT, P है 20,000, R का वैल्यू है हम लोग का 5% और T का वैल्यू है हम लोग का 4 years। तो इसमें आंसर हो जाएगा 20,000 इंटू 5% इंटू 4, तो ये हो रहा है 4,000। इसमें आंसर निकल के आ रहा है 4,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा A माइनस कितना हो जाएगा P। A का मतलब क्या होता है? P इंटू 1+i होल टू दी पावर n माइनस P। तो इसको अगर हम लोग कॉमन ले ले तो 1+i होल टू दी पावर n माइनस 1। अब P हमें पता है कितना 20,000, I हमें पता है 5%, n भी हमें पता है 4 साल के लिए -1। अब चेक करते हैं 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 4 टाइम्स 2 3 4 -1 इंटू 20,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4310.125, ठीक है। तो ये डायरेक्टली मैंने इंटरेस्ट ही निकाल लिया 4310.25। अभी हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पर पूछा है डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं दोनों का, तो डिफरेंस हो जाएगा 310.125। दोनों तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमें पूछा गया है कि डिफरेंस कितना होगा, 310.125। तो ये ऑप्शन डी के साथ मैचअप हो रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई नन ऑफ दिस है नहीं, तो 310 अगर 0.25 को 1.125 को इग्नोर करते हैं देन 310 होगा, वही हम लोग का सही आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 द रेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर बीइंग 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली दिया जा रहा है 10,000 रुपए पे, ठीक है, और इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6% है और थर्ड ईयर में 9% है, तो कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखो 10,000 जमा करने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट बोल रहा है 6% फर्स्ट और सेकेंड ईयर, ठीक है। तो 6% पर एनम फर्स्ट ईयर अगेन 6% पर एनम सेकेंड ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, लेकिन इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे होगा। तो इसका मतलब ये 6% कैसे मिलेगा, 3%, 3% अगेन 3%, 3%, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी पेमेंट जो भी पैसा बनता है उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का 9% करके जो है इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। एंड फॉर द थर्ड ईयर 9%। अच्छा 3 साल का ही बोला है, मतलब ये वाला भी अगर हटा देते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो 3 साल का बोला है। फिर थर्ड ईयर में 9%, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 4.5% एंड 4.5% करके होना चाहिए, ठीक है। हम लोग को पूछा है कि अगर ऐसे हो रहा है तो ये 10,000 यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कितना हो रहा है, और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना हम लोगों ने अर्न किया, ठीक है। तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, पहले 6% पे हम लोग 2 साल का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे कर लेते हैं A = P × 1+i होल टू दी पावर n।
तो यहाँ पर P कितना है 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, I कितना हो जाएगा 3% करके, ठीक है, और N कितना हो जाएगा साल में 2 बार, तो 2 साल में 4 बार, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ये वैल्यू निकल के आ गया 4 बार 2 3 4 इंटू 10,000, तो ये आ रहा है 11,255.0881, ये निकल के आ गया। ये 10,000 यहाँ पर आके ये अमाउंट बनेगा। अब नेक्स्ट हमारा 9% करके इन्वेस्टमेंट होगा, तो उस केस में इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 + i होल टू द पावर n, तब p कितना हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इस पे मिलेगा 11,255.0881, ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट 4.5% है, और एक साल में 2 बार मिलेगा कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू 11,255.0881, तो चेक करते हैं कितना आता है 12,290.83 ऐसे आ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा ये वाला अमाउंट जो आया -10,000, तो जितना आ रहा है उतना ही 2290, ठीक है, राउंड में देखे तो 2290.837 ऐसे आ रहा है। चेक करते हैं आंसर कितना है, तो 2290, तो 2290 हम लोग का कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है 2200 तो नहीं होगा, क्योंकि आंसर क्या आया 2290, तो ये तो नहीं होगा। ये लगभग 2290 है ना, ये 200 है, तो 90 रुपीज का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर है 2287 और यहाँ पर है 2285, ठीक है, यहाँ पर है 2285 और यहाँ पर है नन ऑफ दिस। अब यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, 87 भी 90 के आसपास है, 85 भी अगर बोले तो 90 के आसपास ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो 3 रुपए का डिफरेंस, यहाँ पर अगर देखें तो 5 रुपए का डिफरेंस। अगर इस तरह से कंफ्यूजन होता है, जैसे अगर हम लोग 87 लेंगे तो 85 भी तो ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने इस तरह से अप्रोक्सीमेशन किया है। जब दो क्वेश्चन यहाँ, दो आंसर यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ क्लैश कर जाएगा, तब हमें नन ऑफ दिस ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ले रहे हैं समझो, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पर हमारा 2 नियरेस्ट आंसर है, अब हम लोग बी ले या सी ले, जब ऐसा कंफ्यूजन होगा तो हमें नन ऑफ दिस आंसर लेना पड़ेगा। तो इस पे जो है कैसे आंसर दे रहे हैं ना, वो चीज तुम लोग ध्यान से देखो, हम यहाँ पर स्टार लगा दिया है मैंने, ताकि तुम लोग को ये चीज याद रहे, जब हम लोग का क्लैश कर जाएगा दो आंसर्स में, ठीक है, तब हम लोग नन ऑफ दिस अगर रहेगा तो वो ऑप्शन जो है अवेल करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नन ऑफ दिस लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर पैटर्न रहता है कि कैसे हमें चूज करना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से बता रहे हैं। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis, ठीक है। बोल रहा है कि 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है, 2 साल बाद ये 10,000 रुपए मिलने वाले, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे, इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो रहा है क्वेश्चन, हमें पूछ रहा है 2 साल के लिए हमें 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसा जमा करने पे फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसका प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, 10,000 at the rate of first and second year being 6% and for the ये वाला compound interest when the interest is paid on yearly basis, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो एन्युटी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें पता चले कि ये एन्युटी बता रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब हम लोग फ्यूचर वैल्यू सिंगल कैश फ्लो का कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू द पावर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू है 10,000, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + 5% होल टू दी पावर n, मतलब 2 इयर्स का बात हुआ है, तो 1.05 इंटू इक्वल टू, तो ये आ गया 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1025 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। तो आंसर हो रहा है यहाँ पर 9070, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 9070। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं हम लोग का हाँ ये देखो स्टार्टिंग में ही मिल गया 9070।
तो ऑप्शन ए। जब टैली हो जाता है तो दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं कि कब हमें डी ऑप्शन लेना है, कब नियरेस्ट ऑप्शन लेना है। नियरेस्ट आएगा तभी ना लेंगे नियरेस्ट, अदरवाइज कैसे लेंगे। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमें 10,000 का, जो 2 साल में ड्यू हो जाएगा। ठीक है, मतलब वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10,000 का, यानी 10,000 फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू तो हो नहीं सकता है। 2 साल में अगर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे मिल रहा है और इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली पे हो रहा है तो 5% 2 बार में मिलेगा, यानी 2.5% करके। और अगर हाफ ईयरली है तो एन का वैल्यू हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, तो 2 साल के लिए हाफ ईयरली यानी 2 बार करके 4 बार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 5/2 कर लेते हैं, जितना आया डिवाइडेड बाई 100 +1, और ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा 2 3 4। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1038, 1.1038। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1038, तो ये वैल्यू हो रहा है हम लोग का 9059, 9059.61। ठीक है, 9059.61 ऐसा आ रहा है, चेक करते हैं। 9059.61 मतलब बोल सकते हैं कि 9060 है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 9061 है। ठीक है, तो ये ले सकते हैं नियरेस्ट ऑप्शन 9061, ये नियरेस्ट ऑप्शन है, बाकी दो तो नहीं है। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखो जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, मतलब इसमें बोल सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट है कि 3 जो है टॉम डिक हैरी, 3 जो है इनके शायद बच्चे हैं, ऐसा कुछ बोला गया है, इनको इक्वली पेमेंट दिया जाएगा। तो इसमें काफी लॉजिक है, तो इसको एक बार हम बोल सकते हैं कि तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हो। तो 5 से लेके यहाँ पर 14 नहीं 15 तक है। ठीक है, और भी अभी क्वेश्चंस काफी बाकी है 5 से लेके 15 तक। एक काम करते हैं 5 से लेके 15 तक हम दे देते हैं होमवर्क, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का ये हम लोग होमवर्क दे देते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, ये वाला भी याद रखना है, ये वाला दिखाएंगे हम, ये वाला क्वेश्चन दिखा देंगे, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी ना यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं तो मुझे याद रह जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।